हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट है, जो है यूनिट नंबर 5। जो हम यूनिट नंबर 5 करेंगे वो है बिहेवियरल फाउंडेशन। इसमें दो पार्ट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम टू द स्टेट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा दूंगा पूरे एक एक पॉइंट के साथ, जिससे क्या हो आप लोगों को परेशानी ना हो। एक तो आता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, एक आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसमें कुछ बातें हैं जो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ये जो टॉपिक है ये एसएल वालों के लिए भी है, और ये जो टॉपिक है ये रेगुलर वालों के लिए भी है, ड्यू रेगुलर वालों के लिए। सो बच्चों, अब तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहूं और आपको हेल्प मिलते रहे आपके पढ़ने के टूवर्ड्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पहला है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं, मैं थोड़ा लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए, पहले तो हम मतलब समझते हैं इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम फ्यूचर में, हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट मिले। हम लोग किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसका हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अपनी सेविंग्स को क्या करना, डिस्करेज करके इन्वेस्टमेंट में एनकरेज करना, जिससे हमें फ्यूचर के बेनिफिट्स को हम उठा पाए। ठीक है ना, या अपनी करंट नीड्स को पूरा कर पाए, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्चा करना। तो इन दो टर्म से हमारे एक चैप्टर बना है जो है यूनिट 5 का इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है capital is the given rupee value of the stock of all the building machines and inventories at a given point of time। जो capital है given rupee value है, ठीक है, जो of the stock की है, of all the building machines and inventory at a given point of time। investment is the flow of spending। investment का एक flow of spending है जो result करता है हमारे accretion to the physical stock of capital over a given period of time। accretion का मतलब बढ़ना। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो क्या बोलते हैं फिजिकल स्टॉक होता है वो बढ़ता है, और धीरे धीरे हमारे इन्वेस्टमेंट को 10,000 से 12,000, 12,000 से 13,000 ऐसे करके बढ़ाता रहता है। उसको हम बोलते हैं एक्रीशन करना। ठीक है ना। सम साइलेंट फीचर्स ऑफ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट आर द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है वो ज्यादा होता है हमारे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा, इन द शॉर्ट रन चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट हैव अ वेरी स्मॉल इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। शॉर्ट रन में अगर हम इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज करते हैं तो बहुत छोटा इंपैक्ट होता है उसका। तीसरा, एज फार द सप्लाई साइड इज कंसर्न, सप्लाई साइड के बारे में लेते हैं, ओवर द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड किसका, कैपिटल स्टॉक का, एंड हैज द ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। और धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ लॉन्ग रन में करता है। तो हमने इस 3 पॉइंट से क्या समझा, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो क्वाइट ज्यादा बड़ा है किससे, हमारे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट से। दूसरा पॉइंट क्या है, जो शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका थोड़ा लिटिल बिट इंपैक्ट होता है हमारे एग्रीगेट डिमांड में। जो उसका तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि लॉन्ग रन में हमारे इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फायदा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट इज वॉयलेट इन नेचर एंड दस अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द जीडीपी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वॉयलेट होता है इन नेचर में, अकाउंट फॉर द फ्लक्चुएशन। अगर हमारे जीडीपी फ्लक्चुएट होता है तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो इन एडिशन जो इन्वेस्टमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये क्या लिंक देता है, किसके बीच में, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर के बीच में लिंक देता है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन मनी मार्केट एंड द गुड मार्केट। ये लिंक प्रोवाइड करता है मनी मार्केट एंड गुड मार्केट में। इट प्रोवाइड अ लिंक थ्रू विच रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी। ये लिंक देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हेंस द मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी। ठीक है, अगला जो हमारा टैक्स पॉलिसीज एंड हेंस द फिस्कल पॉलिसीज। ये टैक्स पॉलिसीज को देखता है और फिस्कल पॉलिसी को देता है जो हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको टिक मार्क कर लो, ये पेपर में आता ही आता है, चाहे वो एसएवल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रिलेटेड हो। अब जो मैं आगे के 3-4 टॉपिक कराऊंगा ये पेपर में आते ही आते हैं, ध्यान रखना। सो इन्वेस्टमेंट्स हम सबसे पहले करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, थ्योरी वाला चैप्टर है इसलिए मैं थ्योरी डीप में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। एज फार द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कंसर्न इट इज डिमांडेड बाय कंज्यूमर। अगर हम स्टॉक ऑफ कैपिटल के बारे में सोचे तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, इन द फॉर्म ऑफ होम्स एंड बाय बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मशीन। अगर कंज्यूमर करता है अपने घर के खर्चों के पूरे के लिए करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल, और बिजनेस करता है अपनी मशीनरी के लिए। ठीक है ना। ये भी दिख रहा होगा होप सो आपको, मैं एक मिनट देख लेता हूं ढंग से, आपको वर्ड टू वर्ड नजर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ रहा है नजर, देखिए घेरा। एज फार
एज द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज कंसर्न, अगर मैं सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करूं, इट इज द फिक्स्ड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ये क्या होता है, एज पर सप्लाई की बात करूं जो हमारी क्या होता है, फिक्स होता है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। व्हेन द डिमांड ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द सप्लाई, जब डिमांड ऑफ कैपिटल क्या होती है, बड़ी होती है हमारे किससे, सप्लाई ऑफ कैपिटल से, देयर अकर अ फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यू होम्स एंड मशीन। इससे क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है किसकी फॉर्म में, घर की फॉर्म में, मशीन की फॉर्म में। घर की फॉर्म का मतलब कंज्यूमर, मशीन की फॉर्म का मतलब बिजनेस, ठीक है ना। अब यहां से हमें लिखना शुरू करना है, यहां से ये पॉइंट से ध्यान रखना, एक एक वर्ड हमें लिखना है, चाहे रट्टा मारो चाहे समझो, वो देख लेना। एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा आएगा, एक्सप्लेन द कंज्यूमर डिमांड फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फर्म डिमांड फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या आएगा एक्सप्लेन द कंज्यूमर एंड फर्म डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये दोनों आ सकते हैं। तो हम इसको थोड़ी डीप में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि द मार्केट फॉर प्राइवेट होम्स, मार्केट होती है प्राइवेट होम्स की, द नंबर ऑफ न्यू हाउसेस दैट आर बिल्ट एवरी ईयर फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ओनर ऑक्युपाइड होम। मतलब कि छोटे छोटे घर से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, ये बात आप सबको पता है। द डिमांड फॉर प्राइवेट होम इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर। डिमांड होम की, जो प्राइवेट होम की डिपेंडेंट 3 फैक्टर पे होती है। या तो हम क्या करेंगे, उनसे इनकम जनरेट करेंगे, एंड इंक्रीज इन इनकम, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, इंप्लाइज दैट मोर एंड मोर फैमिलीज ईदर, या हमारे घर के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम बाय न्यू होम्स करेंगे, एक्सचेंज फॉर लार्जर वन के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। इन जनरल इफ फैमिलीज एक्सपेक्ट टू मेंटेन देयर हाई इनकम्स, दे इंक्रीज देयर डिमांड। अगर फैमिली की इनकम हाई होती है तो क्या करते हैं, अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं, विच इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा मॉर्गेज पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट क्या होता है, द डिमांड फॉर हाउसिंग इज हाईली सेंसिटिव। जो डिमांड फॉर हाउसिंग होती है वो क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है टू इंटरेस्ट रेट ऑन मॉर्गेज, इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज के हिसाब से, ठीक है ना। मॉर्गेज का मतलब किसको गिरवी रखना। एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, विल लीड टू लार्ज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर हाउसिंग। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिमांड फॉर हाउसिंग कम हो जाती है, सही बात है। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन का, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो हम डिमांड ऑफ हाउसेस भी गिर जाएंगे। कंसीडर द डिक्रीज इन द मॉर्गेज रेट, अगर हम मॉर्गेज रेट में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे, अगर हम लोन गिरवी रखने में डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द मंथली कॉस्टिंग ऑफ ओनिंग होम। सही बात है, मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया मतलब कि घर को खरीदने के लिए, 5% इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा हर महीने का, 10 लाख का 5% हिसाब लगा लो, 1 लाख का 5% 5,000 हो गया, तो 10 लाख का 50,000 रुपए हो गया। अगर मान लो पूरे साल का, अगर मान लो मुझे पूरे साल का 15% देना पड़े तो बहुत ज्यादा है। 1 लाख का 5% 5,000 रुपए, 1 लाख का 15% 15,000 रुपए, तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए मेरे साल का रेंट चले गया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मॉर्गेज रेट बढ़ गया। तो इसी हिसाब से कहता है जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतने ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, हमारे का कम होगा, तो हमारा लोन देने का जो टाइम होता है, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट हम देंगे वो भी कम होगा, ठीक है ना। दिस वुड सफर मोर डिमांड फॉर हाउसिंग विच इन टर्न टू लीड इंक्रीज इन रियलिटी प्राइस। सही बात है, अगर हम डिक्रीज कर दे कॉस्ट ऑफ ओनिंग हाउस की, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दे तो डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सच एन इंक्रीज विल ऑफर इंसेंटिव टू बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट न्यू हाउस धीरे धीरे जल्दी बनाना शुरू कर देंगे, लीडिंग टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाउस, सप्लाई बढ़ जाएगी हाउसेस की। इन द लॉन्ग रन दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ हाउसिंग। इससे क्या होगा, फ्यूचर में तो कॉमन सेंस सी बात है, एक टाइम में प्राइस गिरने ही गिरने हैं लोगों के हाउसेस के, क्योंकि अगर आज बढ़ रहा है तो कभी ना आज अगर इंटरेस्ट रेट डाउन है, कल कभी ना कभी तो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये तो सर्कुलर फ्लो है, ये तो चलता ही रहेगा इकोनॉमी में, ये कभी बढ़ना घटना ये सब चलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे शेयर्स के रेट बढ़ते घटते रहते हैं उसी हिसाब से मॉर्गेज पेमेंट भी बढ़ती घटती रहती है। अगला हमारा टैक्सेस। अब मान लो लोन पे टैक्सेस ज्यादा है, देखो मैं कॉमन सेंस समझा रहा हूं, अगर लोन में टैक्सेस ज्यादा है, अगर लोन में टैक्सेस ज्यादा होगा तो क्या होगा भैया, साफ सीधी बात है, हम घर की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग लोन कम लेंगे। अगर लोन में टैक्सेस कम लग रहे हैं, टैक्सेस कम लग रहा है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। तो ये बात साफ सीधी बात है। अ चेंज इन द टैक्स रेट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर हाउसिंग। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट, जो हमारे हिसाब से ट्रीटमेंट होगा टैक्स का फॉर ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस एंड द डिमांड फॉर हाउसेस गेट टू अ बूस्ट। अगर हमारे हिसाब से टैक्स रेट होगा, मतलब साफ सीधी बात है कम होगा, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इज द प्रिंसिपल चैनल। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल चैनल है थ्रू विच द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट द गुड्स मार्केट। अगर इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल चैनल है जहां पर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, गुड्स मार्केट को इफेक्ट करता है। हाउएवर इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट रेट। जो इन्वेस्टमेंट होती है टोटली डिपेंड होती है हमारे इंटरेस्ट रेट पे। अगर मान लो बैंक में 5% मिल रहा है, हमारी सेफ्टी भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा सेव करना समझते हैं। हम लोग ज्यादा लोग एफडी क्यों कराते हैं, उसलिए एफडी इसलिए कराते हैं कि उनको पता उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, बाहर से ब्याज खाने से बढ़िया बैंक वाले से खा ले। अ लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ओनिंग कैपिटल एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर कैपिटल। जो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्या करती है,
इंक्रीज करती है ओनिंग कैपिटल एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ कैपिटल, डिमांड ऑफ कैपिटल भी वो इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा लो टैक्स रेट होगा उतना हमारा फिस्कल पॉलिसी में फायदा होगा। मान लो फिस्कल पॉलिसी होती है गुड्स मार्केट, जितना ज्यादा टैक्स रेट कम होगा, टैक्स रेट जितना ही कम होगा हम लोग क्या करेंगे, गुड्स मार्केट में उतने बेनिफिट मिलेंगे, हम गुड्स को ज्यादा खरीद पाएंगे। ये था हमारा किसका, कंज्यूमर डिमांड फॉर स्टॉक कैपिटल। ये होप्स आपको समझ आ गया कि 3 पॉइंट था, इनकम, मॉर्गेज पेमेंट और टैक्सेस, इसको बना के लिख देंगे। आगे हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा फर्म डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये देखिए फर्म डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि आपको ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, पूरा नोट्स आपके सामने क्लियर होने चाहिए ना, ये मजा भी आया पढ़ने में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्या है, द फर्म डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। द फर्म डिमांड कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड। फर्म की डिमांड होती है वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके एंड सर्विसेज विच दे सेल सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जिससे वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। सही बात है, देखो बिजनेसमैन का काम क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाना, उसको बेचना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। द अमाउंट ऑफ कैपिटल डिमांडेड फर्म विल डिपेंड अपॉन द कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल, कितना वो कॉस्ट यूज कर रहा है कैपिटल का, एंड द एडिशन टू रेवेन्यू बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच कैपिटल, कि कितना वो एडिशन कर रहा है रेवेन्यू में, एम्प्लॉयमेंट में उस कैपिटल को लेकर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज एक्स्ट्रा आउटपुट। जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, एमपी होता है, वो क्या होता है, कैपिटल का वो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करता है फर्म, कि मान लो फर्म बाय हायरिंग वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल कीपिंग द अमाउंट ऑफ लेबर कांस्टेंट, वो एक यूनिट एक्स्ट्रा लेके चलता है जिससे लेबर के कॉस्ट रहे वो कांस्टेंट रहे। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिमिनिशेस, वो डिक्रीज होती रहती है जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। हम लोग जब हमारा कैपिटल बढ़ता रहेगा तो हमारा एमपी डिक्रीज होता रहेगा। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होता है कि जैसे जैसे हम कैपिटल बढ़ाएंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता कम होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। द रेंटल यूजर ऑफ कैपिटल, जो रेंटल यूजर होता है कैपिटल के, मान लो मैंने किसी को दिया 10 लाख रुपए, वो यूज कर रहा है, वो रेंटल यूजर हो गया, वो मुझे उसके भी बिहाफ पे इंटरेस्ट देगा। इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम किसी से उधार लेते हैं, अब मैंने मान लो क्या हुआ, किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया, ठीक है, 1 लाख का 5% का 5,000 रुपए। अब मुझे क्या करना है, मैंने किसी से 1 लाख नहीं उधार लिया, मैंने 1,05,000 उधार लिया मान लो, क्योंकि रीजन क्या है कि 5,000 मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना उसका, तो मैं 5,000 के लिए क्या करूंगा, एडिशनल प्रोडक्शन भी करूंगा। मैं खाली 1 लाख के प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मैं 1,05,000 के प्रोडक्शन करूंगा। मैं ये सोच के चलूंगा, मुझे मैंने उधार उससे 1 लाख लिया पर मुझे देना उसको 1,05,000 रुपए। तो ये बात है इसका रेंटल यूजर का। तो करेक्ट मेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑफ कैपिटल इज रेंटल कॉस्ट। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोले तो उसको रेंटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे 5,000 मेरी सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है, मेरे पास तो पैसे नहीं थे 1 लाख रुपए, मैंने 5,000 को सैक्रिफाइस करा, तब मुझे जाके 1 लाख रुपए मिले, मुझे उसको 1,05,000 रुपए देने हैं। द फर्म विल फाइंड इट प्रॉफिटेबल एंड ऐड टू स्टॉक ऑफ कैपिटल एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल इज ग्रेटर देन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होती है वो बड़ी होती है किससे, रेंटल कॉस्ट से। इट विल गो ऑन इन्वेस्टिंग टिल द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एडिशनिंग वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल मशीन्स द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल ऑन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये बात बोली है कि जब तक हमारा ये पूरा कवर नहीं होता तब तक हम लोग उसमें एडिशन करते रहेंगे। ठीक है ना, तो टू अराइव द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज अज्यूम दैट द फर्म इज फाइनेंसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्म क्या करती है, फाइनेंसिंग करती है जिससे क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो सके एक ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जहां पर रियल कॉस्ट हमारी पूरी हो पाए। तो जैसे R इक्वल टू I माइनस पाई, ये जो इक्वेशन तरीके वो देगा R इक्वल टू I माइनस पाई इन्फ्लेशन है। ठीक है ना, R इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, I इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाउएवर ओवर टाइम देयर इज अ वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल। ओवर टाइम क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल होता है। RC इज इक्वल टू R प्लस D, I इक्वल टू माइनस पाई प्लस D। ठीक है ना, तो ये पूरा हिसाब है। RC क्या होता है हमारा, R जो हमारे का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द, ये C मेरा कॉस्ट हो गया, R प्लस D हो गया मेरा, तो I इक्वल टू पाई प्लस D हो गया मेरा। ठीक है ना, मैंने R को साइड कर दिया, ठीक है ना, ये ऊपर वाले के हिसाब से ले रहा हूं ना। ठीक है, इस R की जगह क्या रखा मैंने, I प्लस पाई प्लस D हो गया पूरा मेरा। ठीक है, तो RC रेंटल कॉस्ट हो गया, D क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, D% पर एनम के हिसाब से। तो द फर्म विल गो ऑन इन्वेस्टिंग टिल द मार्जिनल रिटर्न ऑन द लास्ट यूनिट तक वो इन्वेस्ट करेगी ऑफ कैपिटल फॉल टू द लेवल ऑफ रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब तक वो लास्ट यूनिट रिकवर नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करती रहेगी। विच डिपिक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व, जो डिपिक्ट करता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व एंड इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म। ठीक है ना, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व है वो इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट तक करेगा। जैसे मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे ये जो हमारी है फिगर 12.1 क्या बोलता है, विच डिपिक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व
एंड इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म। इंक्रीज इन द, जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व है ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक हमारी रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना हो जाए। जैसे हमारा RC1 से RC2 जा रहा है, हमारा रेंटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जैसे मेरा रेंटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा कैपिटल स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू डिक्रीज इन द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल K2 K1, हेंस इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीड्स टू डिक्रीज इन द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। रीजन क्या मैं समझा देता हूं। मान लो कि 1 लाख का 5% इंटरेस्ट था 5,000 पे, अगर मान लो जैसे मैंने उसका रेंटल कॉस्ट बढ़ा दिया, मैंने बोला भैया आज से मैं अगले महीने से अगर तेरे को 1 लाख रुपए लेने होंगे तो मैं तेरे को 10% पे दूंगा, तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब जी मैं इतना तो बियर नहीं कर पाऊंगा, मुझे 50,000 पे दे दो, क्योंकि मैं 5,000 ही निकाल सकता हूँ, मैं 50,000 मैं 10,000 नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या हुआ, तो मेरा कैपिटल स्टॉक कम हो गया, कैसे के डिक्रीज में हो गया। अगर मैं मान लो सेकंड जो मेरा डायग्राम है वो क्या है, सेकंड डायग्राम क्या बोलता है, जैसे ये वाला 12.2 डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज, effect of an increase in the output and thus in the size of economy. The marginal product of capital curve shift to the right from MPK to MPK2, increase in the demand for capital K to K1 for any given rental cost. अब देखो इसमें क्या है, रेंटल कॉस्ट हमारा सेम है, चाहे मेरे जितने मर्जी MPK आए तो मेरे क्या होगा, कैपिटल स्टॉक बढ़ता रहेगा। ये शिफ्ट हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लेवर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लेवर हमारा शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है, MPK से MP2 MP से इंक्रीज ही होता रहेगा, ठीक है ना, कोई एनी गिवन कॉस्ट में। सेकंड ये हमारा एक और केस हो सकता है कि इसमें क्या होगा कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर दें साइज ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से तो हमारा रेंटल कॉस्ट सेव रहेगा। हम आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं, हम उसके रेंटल कॉस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आउटपुट में फोकस करना है, मैं लिख देता हूं आउटपुट फोकस। ये दूसरा केस हो गया मेरा। आगे हम चलते हैं, ये देखिए आगे है हमारा क्या है, वी कैन नाउ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल में, द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द आउटपुट लेवल। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और आउटपुट लेवल में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। जैसे के स्टार इक्वल टू GRC, Y। के स्टार क्या होगा, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। RC रेंटल कॉस्ट हो गया, Y इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द GDP। तो इक्वेशन 1 क्या शो कर रहा है, इक्वेशन 1 ये बोल रहा है एन इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम कोई भी इंक्रीज करते हैं रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो क्या होगा, डिक्रीज इन द डिजायर्ड ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा, एंड इंक्रीज इन द आउटपुट लेवल GDP इंक्रीज द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर मैं आउटपुट में इंक्रीज करूं तो मेरी GDP बढ़ेगी, कॉमन सेंस सी बात है, मेरा रेंटल कॉस्ट सेम रहेगा। तो इसमें 2-3 चीज उठ के आती है, क्या उठ के आती है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताना है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, सजेस्ट दैट द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन द आउटपुट लेवल में बी एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ सम फ्यूचर टाइम पीरियड व्हिच मे बी वीक्स, मंथ और ईयर। देखो वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कितने टाइम तक रहेगा, हम कितने टाइम तक एक्सपेक्टेड आउटपुट कर सकते हैं, एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में। करंट आउटपुट व्हिच विल एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस ऑन द परमानेंट आउटपुट एक्सपेक्टेशन। हमारा करंट आउटपुट होगा वो अगर एक्सर्ट करेगा, हमारे इन्फ्लुएंस करेगा परमानेंट आउटपुट पे, ठीक है ना, सही बात है। करंट हमारे साथ इन्फ्लुएंस करता है। जो टैक्सेस है, 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस होंगे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगेगा विच इज प्रोपोर्शनल टैक्स ऑन प्रॉफिट बोलते हैं उसको। द फर्म इज लायबल टू पे प्रोपोर्शनल, फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। रीजन क्या होता है, द लार्जर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना ज्यादा रेंटल कॉस्ट होगा उतना ही छोटा क्या होगा, द स्मॉलर इज द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। अगला है जो हमारा ये कब होता है, जब जो मैंने आखिरी लाइन पढ़ी, जो लार्जर इज द रेंटल कॉस्ट द स्मॉलर इज द डिजायर्ड ऑफ कैपिटल, ये तब होता है जब हमारा हायर इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अगला है टैक्स पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड। ये कैपिटल गुड के प्राइस को डिक्रीज करता है, हेंस इट रिड्यूसेस द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल भी गिरता है। अगला हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये तो आपको पता ही है, द फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। फिस्कल पॉलिसी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इफेक्ट करेगा, द इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट एंड ऑल्सो द पोजीशन ऑफ IS का भी, IS को भी हिला देगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाई टैक्स रेट बट at a low level of government, हाई टैक्स ले रहा है पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम है, विल कीप द रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लो होगा, एनकरेज करेगा डिमांड ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, a low but a high level, लो टैक्स होता है बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत हाई होती है, विल क्रिएट लार्ज डेफिसिट, ठीक है ना। देखो टैक्स रेट भी लो है बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा। एक में क्या था, टैक्स हाई है पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है तो उसमें क्या था, लो लेवल ऑफ एनकरेजिंग होता है डिमांड ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है, लार्ज डेफिसिट हो जाता है। गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट एंड इंटरेस्ट एंड दस डिस्करेजिंग द डिमांड फॉर आउटपुट, ये डिस्करेज करते हैं डिमांड फॉर कैपिटल में। तो ये जो था, ये था डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये बहुत आ सकता है, ज्यादा ये पूछा जाता है तो आप इसको बिल्कुल ढंग से
कर सकते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा थ्योरी को, क्योंकि इस थ्योरी से क्या होगा, मैं थोड़ा डीप सेगमेंट में आपको समझा पाऊंगा। देखिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। अगला जो हमारा वो है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड द स्टॉक मार्केट। देखो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट में क्या फर्क होता है, देखिए इंस्टेड ऑफ बोरोइंग, हम किसी उधार लें, एन ऑल्टरनेट वे, एक ऑल्टरनेट वे है कि हम फाइनेंस कर दे, फाइनेंस इज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी और इशूइंग शेयर, इक्विटी या इशूइंग शेयर से। जो द पब्लिक वो सब्सक्राइब टू द शेयर एक्सपेक्ट टू बेनिफिट बाय, कुछ पब्लिक होती है जो चाहती है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे, जैसे अर्निंग अ डिविडेंड, रिलीजिंग कैपिटल गेन फ्रॉम द इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। सही बात है, देखो ये चीज आपको समझ आती है। ये उन बच्चों को जल्दी समझ आएगा जो कॉलेज टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर वो कॉलेज टाइम पे वो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करना है छोटा मोटा, तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कॉर्पोरेशन आर मोर विलिंग टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट बट सेलिंग शेयर्स व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बूमिंग। देखो पैसा जब शेयर मार्केट बूम करता है ना, उस टाइम सही बात है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज अ हाई शेयर प्राइस द कंपनी कैन रेज मोर मनी बाय सेलिंग रिलेटिवली फ्यू शेयर्स। वो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, उसमें लोग क्या करते हैं, दिस इज बिकॉज हाई शेयर प्राइस के शेयर बहुत हाई होते हैं, कंपनी क्या करती है, ज्यादा पैसे रेज करती है जब बाय सेलिंग फ्यू शेयर्स, थोड़े शेयर बेच की अंधा पैसा छापती है। इन अदर वर्ड्स बाय यूजिंग इशूइंग ऑफ शेयर हेफ्टी प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। Hence, the booming stock market is ideal for investment. Booming stock market जब होती है तो आइडियल स्टॉक है। जैसे अभी करंट सिचुएशन में बूमिंग मार्केट सिचुएशन नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, द क्यू थ्योरी फॉर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस थ्योरी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द स्टॉक मार्केट। ये लिख लो, क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स टॉबिन was the first person to put forward the connection between the stock market and the investment. जेम्स टॉबिन नाम का बंदा था जिसने पहला कनेक्शन बनाया था किसके बीच में, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेशियो ऑफ द फर्म मार्केट, जो फर्म मार्केट की रेशियो होती है ऑफ द फर्म वैल्यू कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जहां पर प्रॉफिट को देखा जाता है, टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किए, या तब की वैल्यू कम हो सकती है तब की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इट इज देन एन असेसमेंट ऑफ द वैल्यू एंड द स्टॉक मार्केट प्लेस ऑन द एग्जिस्टिंग रियल कैपिटल एसेट ऑफ द फर्म कंपेयर टू द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग दोज एसेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ फर्म विल गो ऑन इन्वेस्टिंग until Q is equal to 1। जब तक हमारा Q इन्वेस्टमेंट 1 तक नहीं हो जाता तब तक हमारी फर्म इन्वेस्ट करती रहेगी। वो देखो पुरानी एग्जिस्टिंग रियल कैपिटल एसेट जो हमने इन्वेस्ट करा और कंपेयर करते हैं कि कितना हमारा प्रोड्यूस है। माने मैंने 10,000 पे इन्वेस्ट करा, मेरा प्रोड्यूस कितने हुआ, 10,000, 11,000 हुआ, 12,000 हुआ, या फिर मेरा 9,000 हुआ, कम हो गया। वो कहता है जब तक क्यू हमारा इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, क्यू चेंज होके हमारे किसी कन्वर्ट में नहीं आता, तब तक हम करेंगे। अगर मान लो अ हाई क्यू रेशियो सजेस्ट द फर्म विल लाइक टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, अगर क्या होता है क्यू रेशियो हाई होती है, फर्म क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, एंड दस देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। हाई क्यू सिग्निफाइज हाई इन्वेस्टमेंट, हाई क्यू सिग्निफाइज हाई इन्वेस्टमेंट, लो क्यू सिग्निफाइज लो इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो लो होता है तो क्या होता है, डिक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड दस विल बी द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये बात तो पता है। फॉर एग्जांपल अ लार्जर देन क्यू, अगर मान लो अ लार्जर देन 1 क्यू इंप्लाइज द फर्म शुड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लार्जर देन 1 होगा तो क्यू बहुत होगा, इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एवरी रुपी ऑफ वर्थ न्यू मशीनरी द फर्म कैन सेल रुपी क्यू, मतलब 1 रुपए में क्यू ऐड हो जाएगा। वर्थ ऑफ स्टॉक का प्रॉफिट क्यू -1, मतलब कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो हमने क्यू करा और -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। हेंस अ ग्रेटर क्यू ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज अ फ्लरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से मिलती है। आगे चलते हैं हम, अब इसी का पार्ट है डिमांड फॉर स्टॉक कैपिटल, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। क्या हमारा फ्लो होता है डिमांड का, जैसे डायग्राम बना पड़ा है, डायग्राम को आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम पूरा डीप में बना रखा है, ये बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, डिमांड ऑफ फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द फ्लो इन्वेस्टमेंट। जैसे क्या हो, प्राइस ऑफ कैपिटल है, प्राइस ऑफ कैपिटल P1 से P2 जाता है, हमारा K भी K1 से K2 जा रहा है। तो इसमें क्या था, प्राइस ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, I से I2 में जा रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लो के हिसाब से। तो यही बताया गया। फिगर 12.3 क्या डिपेक्ट करती है, ये डिपेक्ट करती है कि जैसे हम डिमांड फॉर कैपिटल को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, डिमांड फॉर स्टॉक शेड्यूल D21 से D2 जाता है, D21 से D2 जाता है। देखो इन द शॉर्ट रन द प्राइस ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज P1 टू P2, दिस अकर बिकॉज द स्टॉक ऑफ न्यू कैपिटल इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन। ये इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक क्या होता है, जब हमारी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, प्राइस हमारा ज्यादा होता है,
ठीक है ना। बट क्या होता है जब हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं हमारी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, हमारी कैपिटल ऑफ स्टॉक भी बढ़ जाएगी। इन द लॉन्ग रन द स्टॉक ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज फ्रॉम K2 K1, लॉन्ग रन में बढ़ जाएगा K2 K1 में, बिकॉज द स्टॉक ऑफ न्यू कैपिटल इज क्वाइट इलास्टिक। लॉन्ग रन में क्या होता है जो हमारी स्टॉक होती है वो क्वाइट इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में। देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन द इन्वेस्टमेंट फ्लो, जिससे क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग राइज होगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लो का, ये जो बढ़ रहा है ये भी हमारा बढ़ता रहेगा। तो ये जो था ये अच्छा था पॉइंट वाला, इसको आप समझ सकते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है एडजस्टमेंट इन द कैपिटल स्टॉक, क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। देखिए इसमें ना आपको ये इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा। आप यहां से पढ़ते हैं द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट पीरियड। जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक था वो क्या था ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the firm plans in each period to bridge a fraction of the gap between desired and the actual stock of capital। जैसे मान लो मैंने सोचा था मेरा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा 1 लाख, ठीक है, मेरा एक्चुअल कितना हुआ 90,000, या मेरा 1,10,000, 1,10,000 होगा तो 10,000 ज्यादा है, 90,000 है तो मेरा 10,000 कम है, तो उसके हिसाब से आपको करना है एडजस्टमेंट स्टॉक कैपिटल। ये गैप है जो ये बताता है कि कितना हम लोग डिजायर कर रहे हैं, हमने सोचा और कितना एक्चुअली में हुआ। तो इसको हम देख सकते हैं K0 इक्वल टू K-1 प्लस लैम्डा K स्टार माइनस K-1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पूरे इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, ये रहा K-1 क्या हो गया द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, जो पिछले साल का था। K स्टार क्या हो गया डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल, K स्टार माइनस K-1 क्या हो गया द गैप बिटवीन डिजायर एंड द एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल, लैम्डा द कांस्टेंट बिटवीन 0 एंड 1, शेयरिंग स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, ये पूरा बताया गया है। द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द फर्म टू अचीव इज I इक्वल टू माइनस हो जाएगा किसके बीच में, इन द K0 माइनस करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर के बीच में, तो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यू लैम्डा की होगी, द लार्जर इज लैम्डा द फास्टर is the reduction in the gap between the desired and the actual stock of capital, तो जल्दी बढ़ेगा। This model is special case in the gradual adjustment investment model, इसको gradual adjustment investment model भी बोलते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, 3 फैक्टर, इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, हमारा रियल रेट इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, हमारा इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे और बाकी आप नया भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमने देख ली। तो इन्वेस्टमेंट हमारे सब सेक्टर से कैसे डिवाइड होती है, ये जो थ्योरी है वो यहां से लेकर यहां तक ही कर सकते हैं, अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अब जो कुछ 2-3 शॉर्ट नोट है वो मैं करवा देता हूं, जैसे व्हाट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट बाय फर्म इन फर्दर परस्यूट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है फर्म की जहां पर क्या होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में उसके बाद हमारे आती है, जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट राशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। फर्म हैव मेनी सोर्सेज टू फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट, जैसे रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर, प्रॉफिट नहीं देना, आउटसाइडिंग बैंकिंग बट बैंक बॉन्ड इक्विटी, ये तीनों है। अब जैसे हम पहले पढ़ते रिटेन अर्निंग के बारे में, रिटेन अर्निंग क्या होती है, मान लो एक कंपनी में क्या हुआ डिविडेंड आया, अब डिविडेंड अर्निंग ना बांट के उन्होंने खुद रख लिया, उनको शेयर्स दे दिए, या फिर उनको बोला तुम्हारी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, जो चीज अब मान लो 1 लाख का शेयर था, 5,000 पे डिविडेंड आया, 5,000 ना देके रख लिए, तो उसकी जो शेयर्स की वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। ऑल ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग, ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग इज रिटेन अर्निंग। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म अर्निंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एंड इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, thus an important determinant of firm investment is decision is the amount of asset on land which affects its ability to invest, hence the state of affairs of a firm as depicted by its balance sheet and not simply the cost of capital are important in a firm investment decision, ठीक है। ये बोला गया क्या ये एक ऐसा क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन है जहां पर फर्म अर्निंग करती है अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को उसकी डिसीजन के साथ। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जहां पर अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑन लैंड विच अफेक्ट द एबिलिटी टू इन्वेस्ट, उनकी एबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है जो फर्म होती है वो अपने स्टेट्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देखती है, बाय बैलेंस शीट, नॉट सिंपली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखती है, वो देखती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना दिख सके। जो हमारा क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग टेक प्लेस व्हेन बोरोवर्स आर विलिंग टू बोरो, जब बोरो क्या करता है विलिंग टू बोरो करते हैं एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, बट आर नॉट एबल टू डू, बट ऐसा नहीं कर पाते, सो बिकॉज द लेंडर ऑफन पुट अ लिमिट ऑन द अमाउंट, लेंडर क्या करते हैं अपना लिमिट अमाउंट करते हैं, द इंडिविजुअल कैन बोरो, जो इंडिविजुअल बोरो कर सकता है उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मतलब कि वो क्या करता है बोरो और विलिंग टू बोरो, उनकी इच्छा होती है बोरो की इच्छा करने की, बट एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से, बट आर नॉट एबल टू डू, वो कर नहीं पाते हैं, बिकॉज जो लेंडर होते हैं वो क्या बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस हम ये देख लेते हैं सिंपली क्या है इसका, इतना आता नहीं पेपर में। तो अब है हमारा रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इतना आता नहीं, जो था मेन मैंने दोनों बता दी। रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इज द हाउसिंग दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फैमिली एंड अ मल्टी फैमिली ड्वेलिंग। एक सिंगल फैमिली के बारे में और मल्टी फैमिली के बारे में है, तो हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ के। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आर हाउसिंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल फैमिली एंड मल्टी फैमिली हाउसिंग हैव अ लॉन्ग लाइफ। द इन्वेस्टमेंट इज हाउसिंग एज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ होल्डिंग हाउसिंग। इन द थ्योरी ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट द स्टार्टिंग पॉइंट इज द डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग। द डिमांड फॉर हाउसिंग मोर और लेस डिपेंड ऑन द नेट रियल रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय ओइंग हाउस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस थ्योरी में क्या होता है कि जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से होता है। इसमें क्या होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग क्या होता है डिमांड फॉर हाउसिंग मोर और लेस डिपेंड ऑन द नेट रियल रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय ओनिंग हाउस। नेट रियल रिटर्न के हिसाब से होता है। जैसे द ग्रॉस रिटर्न ऑन हाउसिंग इंक्लूड्स रेंट इन केस ऑफ रेंट आता है अगर हाउस रेंट पे होगा। इम्प्लिसिट रिटर्न आता है इन केस ओनर लिव्स इन द खुद के, अगर वो खुद के घर में खुद रहता है तो ऑब्वियस सी बात है इम्प्लिसिट रिटर्न आएगा। इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब होता है उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा, जो रेंट नहीं देना पड़ेगा उसको इम्प्लिसिट रिटर्न बोलते हैं। कैपिटल गेन्स होता है ड्यू टू राइज इन द वैल्यू ऑफ हाउसिंग। कैपिटल गेन्स होता है मान लो वैल्यू 10 लाख की थी 20 लाख होगी, 10 लाख का फायदा हो गया। तो इसमें कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इंक्लूड क्या होता है इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, यूजली द मॉर्गेज रेट इंटरेस्ट, मॉर्गेज रेट इंटरेस्ट होता है, रियल एस्टेट टैक्स होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ये तीनों चीजें होती है। तो ये सब चीजें इतनी पूछनी जाती हैं, जो पूछा था मैंने आपको बता दिया। अब तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें जो देखने की बात है उसमें है कि जो मैं थोड़े शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्या है कि एक और पॉइंट है बहुत अच्छा लगा ये रहा, एंटिसिपेटेड और डिजायर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो एंटिसिपेटेड का इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, एक्सेलेरेटर मॉडल। जैसे ये रहा एक्सेलेरेटर मॉडल क्या होता है, द सिंपल एक्सेलेरेटर मॉडल विच इज स्पेशल case of flexible accelerator model discussed earlier help in explaining the inventory investment में मैंने पढ़ा था। According to this model inventory investment spend depend upon the change in output or in the GDP, it does not depend upon the change in the cost of capital। ये GDP के हिसाब से चेंज होता है ना कि cost of capital के हिसाब से होता है, ठीक है ना। GDP के हिसाब से कैसे होता है, मान लो when the firm increase their inventory there occurs inventory investment। firm increase करती है inventory, वो occur होती है inventory investment। it can be of two types, anticipated desired inventory investment, unanticipated or desired inventory investment inventory investment could be high under two situation। दो situation में high होती है। जैसे unanticipated inventory investment, this occur if sales are unexpectedly low and firm are left with unsold inventories। ये occur इसलिए होता है अगर sales क्या होती है unexpectedly low होती है and low firms and firms are left with unsold inventories। firm left हो जाती है किससे, हमारी इन्वेंटरीज को बिना बेचे। this is result of low or decrease aggregate demand। जिससे क्या होता है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो फर्म ने क्या करा, चीजें ना बेच के कंपनी को लेफ्ट कर दिया। एंटिसिपेटेड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, दिस अकर फर्म प्लान ऑन बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज इट एड्स टू एग्रीगेट डिमांड और एसोसिएटेड विद द रैपिडली इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। इसमें क्या होता है कि फर्म क्या करती है, उनको प्लान होता है कि उनको छोड़ के नहीं जाना, सारा सामान क्या करते हैं वो इन्वेंटरीज के साथ ही क्या करते हैं प्लान करते हैं। जब वो इन्वेंटरीज के साथ प्लान कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है तो वो छोड़ के जाएंगे, तो इन्वेंटरीज के साथ नहीं छोड़ के जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है सारा। सो बच्चों अब तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब तक मेरे चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी वो फटाफट से लेकर आप उसको एक ही बारी में कर ले। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।